ने अपने प्रस्ताव में बलात्कार, हत्या और उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी का जिक्र किया है। हाँ। क्या आपके पास ऐसे आंकड़े हैं जो इस बढ़ोतरी को प्रमाणित करते हैं? जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आंकड़े दूँ। एनसीआरबी ने खुद आंकड़े दे दिया है कि यूपी जो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में टॉप पे है और जितने बलात्कार होते हैं उसका 12% उत्तर प्रदेश में होता है। तो जब सरकार खुद ये कह रही है कि एनसीआरबी तो गवर्नमेंट की है ना, हमारी तो है नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जब ये बात कह रहा है तो ये बात फिर ये तो पुख्ता हो जाती है। तो किसी और आंकड़े की ज़रूरत नहीं, सरकार अपनी ही बात को कह रही है और अपने आप को डिनाई कर रही है कि हर तरफ रामराज है। अगर रामराज है तो एक लड़की जो आलमबाग स्टेशन पे उतरती है, ऑटो लेके अपने घर जाना चाहती है, उसको ऑटो वाला कहीं लेके जाता है, उसे मार देता है। एक लड़की खेल रही है छोटी सी 4 साल की, उसको कोई आदमी दबोच के ले जाता है, उसका बलात्कार करता है। तो अगर ये रामराज है तो असल में तो ये रामराज है ही नहीं। तो सरकार खुद एक तरफ डेटा दे रही है कि हम यूपी में सबसे टॉप पे हैं और उसके बाद कह रही है कि रामराज है। तो ये उनकी बातों में खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये घटनाएं क्या किसी ज़िले या वर्ग में ज़्यादा अधिक आपको लगता है? नहीं, हम क्या कहें, जब हम कैपिटल में देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं चिन्हट पे, मटियारी पे, बीच शहर में, तो आप इससे छोटे छोटे शहरों और उनसे जुड़े गांवों की कल्पना कीजिए। जब ये राजधानी जहां मुख्यमंत्री बैठा है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की हर मशीनरी मौजूद है, जब वहां ये हाल है तो आप इस बात का अंदाज़ा आराम से लगा लीजिए कि पूरे स्टेट का हाल क्या होगा। क्या आपको लगता है कि पुलिस और प्रशासन की भूमिका सिर्फ निष्क्रिय है और उसमें मिली भगत भी है? अरे बिल्कुल। जब अभी जो वाराणसी में घटना हुई, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, 29 मार्च को ये घटना होती है और 4 अप्रैल तक पुलिस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। घर वाले शिकायत करते हैं, पुलिस की लापरवाही, उदासीनता इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है और मुख्यमंत्री के तमाम अनर्गल बयान, जैसे औरत को शक्ति की नहीं सुरक्षा की ज़रूरत है, मियाँ घर पे, बीबी रज़ाई में, बीबी चौराहे पे, तो ये सब बातें जो हैं और जो लोग हैं उनको ताकत देती हैं कि हम जब कह रहे हैं ऐसा तो तुम भी बोलो। तो ये बातें पुलिस प्रशासन को कमज़ोर करती हैं और ये दर्ज करना चाहते हैं ये लोग कि हमारे प्रदेश में वायलेंस है ही नहीं। उसके लिए आप एफआईआर ही ना दर्ज करो, कोई दौड़ेगा, गांव के लोग बेचारे दौड़ते रहते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती। इस रामराज, तथाकथित रामराज में भी आज आप बगल के थाने में चले जाइए, ये निशादगंज में, आपकी एफआईआर नहीं दर्ज होगी। मैं पूरे आपको गारंटी से कह रही हूँ। एक तरीके से डिवैल्यू कर दिया। डिवैल्यू आपके लिए औरत की क्या वैल्यू है? खाली आप वोट के लिए जाते हैं उसके दरवाजे पे। आधी आबादी का पूरा हक है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन प्रदेश की सरकार हम देख रहे हैं औरतों की ना इज्जत करती है, ना सम्मान, ना उन्हें बराबर सुरक्षा मिलती है। ये एक बहुत गंभीर चिंता की बात है। अपने न्याय प्रक्रिया की धीमी गति और इनकाउंटर राजनीति की आलोचना करी है आपने। क्या आपको लगता है कि सरकार इन मामलों को संवेदनशीलता से नहीं, सिर्फ पीआर और चुनाव के फायदे के नज़रिए से देख रही है? जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इनकाउंटर की राजनीति का ये मतलब हुआ कि ऐसे कोई नॉर्मल औरत थाने जाएगी, आप एफआईआर नहीं करेंगे। जब किसी मामले में मौत हो जाएगी तब भी आप नहीं करेंगे। जब दबाव बनता है मीडिया में, सोशल मीडिया में, लोगों की तरफ से आने लगता है, जुलूस प्रदर्शन होते हैं, तब आप क्या करते हो, अब अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा और आप उसको गोली मार देते हो। गोली मारने से आप उस तमाम अपराधों को छुपाते हैं। एक अपराधी को अगर आप पकड़ के लाते तो आप तमाम चीज़ें कह सकते थे, वो उससे बयान ले सकते थे। और जब आप एनकाउंटर की राजनीति अपनाते हो, इसका मतलब जुडिशरी कुछ है ही नहीं, जजेस कुछ है ही नहीं, और ये जो न्यायिक सिस्टम है ये कुछ है ही नहीं। हमने देखा, हमने सोचा तुम अपराधी हो, हमने आपको गोली से उड़ा दिया। तो ये राजनीति जो है, दबाव की राजनीति, जिसको मुख्यमंत्री के साथ पूरा अमला और सरकार के साथ जनता भी उसकी वाहवाही करने लगती है। वाहवाही क्यों करती है जनता? क्योंकि उसे दिखता है कि न्याय कहीं मिलता नहीं। 10-10 साल मुकदमे चल रहे हैं, 20-20 साल मुकदमे चल रहे हैं, तो जनता एक होता है ना उसके मन में गुस्सा, उसे शांति मिलती। लेकिन अगर जैसा सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, हर स्टेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, तो क्या होगा,
इंसाफ जल्दी मिलेगा और पूरे जुडिशियल सिस्टम से इंसाफ मिलेगा। एनकाउंटर से इंसाफ हमें नहीं चाहिए, हमें पूरी न्याय प्रक्रिया से इंसाफ चाहिए, तो वो हो पाएगा सुनिश्चित, जो नहीं हो रहा है अभी। तो जैसे 1090 हेल्पलाइन और अन्य सरकारी जो भी सिस्टम है, योजनाएं थी, वो सब विफल हो चुकी हैं, आपने मेंशन किया। तो इनकी विफलता के पीछे आपको कौन कौन से सिस्टमैटिक कारण नज़र आते हैं? देखिए, पहले तो औरतों के प्रति उदासीनता, और दूसरा जो औरतें 1090 में बड़ी तादाद में लड़कियां काम करने लगी थी, ये एक अच्छी मशीनरी थी, बहुत अच्छा चल रहा था। उसमें आपने कॉस्ट कटिंग के नाम पे जो कर्मचारी थे उनको बाहर निकाल दिया। जब आप कुंभ पे इतना खर्च कर सकते हो, जब आप राम मंदिर पे इतना खर्च करते हो, आप बड़ी कथाओं पे इतना खर्च करते हो, तो औरत की सिक्योरिटी, उसका सवाल इस देश का, इस प्रदेश का सवाल नहीं है। बात तो है ये बड़ी ना। तो मुझे लगता है ये गंभीर मामला है जिसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। आर्थिक रूप से भी तो औरत कमज़ोर हो रही है। जो इतनी सारी लड़कियां नौकरी पे लगी थी, आज वो बेरोज़गार हैं। कोरोना के बाद तो और ही बेरोज़गारी बढ़ी है। तो ये सरकार इन सवालों को सुन नहीं रही है, तो इसलिए हम औरतों को बार बार कहना पड़ता है ये बात। अब आप बहुत समय से इस पे काम कर रही हैं, तो सरकार की किस विभाग या अधिकारी से आपको सबसे ज़्यादा निराशा मिली है इस मुद्दे? सरकार का कोई एक विभाग तो है नहीं जिससे निराशा मिली हो। बीइंग अ वुमन, अब लेटेस्ट मामला आपको बता दूं, राज्य महिला आयोग अभी फॉर्म हुआ है कुछ 2 महीना पहले। राज्य महिला आयोग ने एक आदेश जारी किया कि अब इस प्रदेश में महिलाओं के टेलर, जो महिलाओं की नाप होगी वो महिला टेलर लेगी। महिला डांसर बनना चाहती है तो महिला डांसर होना चाहिए, पुरुष के साथ नहीं कर सकती। और कोई अगर अंडरगारमेंट बेचता है कोई दुकान वाला, तो उसके पास एक दुकान पे औरत होनी चाहिए जो अंडरगारमेंट दिखाए। तो ये जो फैसले हैं ये कितना निराशाजनक और औरत को पीछे ले जाने के हैं। संविधान हमारा क्या कहता है? बराबरी, औरत को आगे बढ़ाओ। लेकिन ये फैसले तो कल को आप क्या कहेंगे? जिस ट्रेन को औरत चलाए उस ट्रेन को चलाओ, जो मेल गायनोकोलॉजिस्ट होंगे उनको आप काम पे नहीं लगाएंगे। हम मोटर बाइक में, ओला बाइक में बैठते हैं, तो जब औरत चलाएगी तभी औरत बैठेगी। ये फैसले तो औरत को जो ऐतिहासिक तौर पे पिछड़ी है उसको और पीछा कर देंगे ना। जैसे स्कूलों में होता था जैसे पहले, स्कूलों में होता था पहले, हाँ। लड़की अलग बैठेगी, लड़का अलग बैठे। तो ये आज की तारीख में जब उन्होंने ये फरमान सुनाया तो हम एक डेलीगेशन लेके हम लोग गए राज्य महिला आयोग के पास। बबीता सिंह उसकी इस टाइम चेयरपर्सन है। उनसे हमने कहा प्लीज़ आप ये अपने फैसले वापस लीजिए, हमारे डेलीगेशन ने कहा। तो उनका कहना है देखिए मैं बहुत पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। हमने कहा भाई हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये फैसला महिला विरोधी है, आप इसको तुरंत वापस लीजिए। तो वो हम लोग से अच्छी खासी बहस करती रही और आज तक फैसला वापस नहीं लिया गया। तो जो महिलाओं से जुड़ा विभाग है, जो महिलाओं के आंदोलन से ये सब विभाग बने, 498 कहाँ से आया, ये महिला आयोग कहाँ से आया, महिलाओं के संघर्ष से ये सब चीज़ें स्थापित हुई। महिला पुलिस कहाँ से आई? महिलाओं ने संघर्ष किया था ना, ये मांग की थी। तो आज वहाँ जो बैठी औरतें हैं वो भी वही नज़रिया अपना रही हैं जो पुरुषों का नज़रिया है और ऐसे फरमान जारी कर रही है। तो उन्होंने बहरहाल फरमान नहीं सुना। तो लेटेस्ट यही उदाहरण मैं आपको बता सकती हूँ। वैसे आप जिस विभाग में भी चले जाइए, वो शक्ति है, नारी है, उसका पूजन करो, वंदन करो। अरे भाई मत करो, हमने कब आपसे कहा हमारी पूजा करो? हम तो कह रहे हैं जो इन अधिकारों पे आप हमारे कब्जा करके बैठे हैं उनको बस छोड़ दीजिए, हमें तो अपना राइट खुद मिल जाएगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप ही ने तो हमारी जगह को कब्जा किया हुआ है। हम आपसे मांग नहीं रहे, हम आपसे कह रहे हैं छोड़ दो हमारी जगह। बस आप छोड़ देंगे तो डेमोक्रेसी भी कायम हो जाएगी। और जैसे आपने कहा कि महिला अधिकारी भी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, वो भी अब उनके ही आइडिया इसको सब्सक्राइब कर रही हैं कि इसी तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, तो उस पर भी आपको लगता है कि बहुत बहुत क्यों डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है कि हमारे पास में जो पेट्रियार्कल रोल मॉडल हैं पॉलिटिक्स के, वो मौजूद है। हमारे पास पेट्रियार्कल रोल मॉडल लॉ एंड ऑर्डर के मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के मौजूद हैं। तो औरतें भी जो आ रही हैं वो उन्हीं को अपना रही हैं और उन्हें अपनाने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। जो औरतें कोई अच्छा फैसला देती हैं उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मैंने सिर्फ एक बात लिखी थी फेसबुक पे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करो, फेसबुक ने हमको फ़ौरन सस्पेंड कर दिया। तो ये जो कुछ चल रहा है ये आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है। ये प्रतिरोध की जो आवाज़ है उसको ख़त्म कर देगा, जिसके हम लोग खिलाफ हैं। अब जैसे आपने छात्रों के दमन पे भी बात लिखी,
और छात्रों का बहुत बड़ा रोल होता है इस तरीके का कुछ भी अगर मूवमेंट हो रहा होता है तो उसके खिलाफ एक एंटी मूवमेंट चलाना या प्रोटेस्ट करना। तो आपको लगता है कि विश्वविद्यालय वगैरह की भी जो अथॉरिटी है वो इसको दबाने का कार्य कर रही है? बिल्कुल, आपने अभी हालिया उदाहरण देखिए, आप बीएचयू का ले सकते हैं, आप भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ले सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट जिनके साथ ईव टीजिंग हुई, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ लड़कियों के साथ, और तमाम लड़कों ने जो कहा हम तुम्हारा साथ देंगे, उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठे, आज तक वो लड़के पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं फ़ौरन एक्शन लिया गया? क्यों नहीं वीसी को सस्पेंड किया गया? क्यों नहीं रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो वो बच्चे 6-6 महीना जेल में रह रहे हैं, और वो क्यों उन्होंने अपनी बात कही है, और अपनी बात कहने का उनको ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है। तो ये तो एक बहुत ही ख़राब बात है। आपके प्रस्ताव की सबसे अहम मांग कौन कौन सी है जो आप चाहती हैं कि तुरंत लागू? देखिए, हम तुरंत चाहते हैं, एक तो ये राज्य महिला आयोग का जो वो है उसको आदेश है उसको फ़ौरन हटाया जाए। हम ये मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यूपी में फ़ौरन लागू किया जाए। यूपी एक बड़ा राज्य है, यहाँ न्याय व्यवस्था ढीली होने का ये भी एक कारण है। हम ये मांग करते हैं धर्मांतरण का कानून फ़ौरन वापस लिया जाए, क्योंकि महिलाओं को ही राइट टू चॉइस का अधिकार बहुत कम मिल पाता है। अगर वो किसी लड़के को पसंद करती हैं तो उन्हें घर वाले, समाज सब प्रताड़ित करते हैं। तो ये जो धर्मांतरण कानून जो 2024 का जो इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ये एक बहुत ही ख़राब कानून है औरत के लिए। इसको फ़ौरन सरकार को वापस लेना चाहिए, और एनआरसी सीएए को वापस लेना चाहिए सरकार को। तमाम ऐसी चीज़ें हैं सरकार को जिन्हें वापस लेना चाहिए, नहीं तो ये औरत के खिलाफ जाएगा पूरा। जी। आपको लगता है कि विपक्ष ने इस मुद्दों पर जो है कुछ पर्याप्त सहयोग दिया है? उनका क्या? देखिए, विपक्ष को ही अगर आप ख़त्म कर देंगे, हम सब लोग खुद को विपक्ष मानते हैं, अगर हम फेसबुक पे बोलेंगे आप फेसबुक पे हमें बंद कर दोगे, सस्पेंड कर दोगे अनिश्चित काल के लिए, अगर हम सड़क पे बोलते हैं तो हम लोग, आज क्या होता है, अगर हम सड़क पे बोलते हैं, अगर हम 10 औरतें होती तो एक ट्रक पुलिस आ जाती है जो फ़ौरन हमें पकड़ के ले जाके बंद कर देती है जेलों में। तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष तो अपनी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन साजिश ये हो रही है कि विपक्ष को ही ख़त्म कर दो और पूरे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक आवाज़ चलाओ। बस जो हो रहा है वो सबसे सही हो रहा है, चाहे आर्थिक नुकसान हिंदू का हो, मुसलमान का हो, औरत का हो, आदमी का हो, उसको छुपाओ, बस जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इसके नाम पे जो हिटलर की सियासत को हम अमल में ला रहे हैं, वो इस देश को तबाह और बर्बाद करेगी, ये ऐसा हमारा मानना है। यहाँ पे महिला की ये जो समस्या है वो केवल ये नहीं है कि एक जेंडर प्रॉब्लम है, वो जाति और धर्म में भी बहुत सारे डायमेंशंस हो जाते हैं। हाँ। तो आपने जितना काम किया इस पर, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? बहुत चुनौती है, दलित औरतों के सामने बहुत चुनौती है, मुसलमान औरतों के सामने बहुत चुनौती है। अब तो हालात बहुत ख़राब हो गए, जो हाशिए के लोग हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है, भाई जितना हमारा दलित या पसमानदा तबका है उसकी तादाद तो देश में ज़्यादा है ना, तो वो जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, कभी आप पानी पीने के लिए घड़े पे हाथ लगाने पे किसी बच्चे को मार देते हैं, किसी स्कूल में टीचर किसी मुसलमान बच्चे को थप्पड़ से पिटवा देती है, तो इस कोई लड़की राइट टू चॉइस एक्सेस करती है, वो दलित थी, ब्राह्मण लड़का था, तो आप उसको इतना परेशान करते हो कि वो थाने कोर्ट दौड़ती रहती है, सरेंडर कर देती है, घर वाले मारते हैं, समाज मारता है, सरकार मारती है। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती है और इनको हमें लगता है हल करना बहुत ज़रूरी है। जी। आप समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता के लिए किसे जिम्मेदार मानती हैं? शिक्षा प्रणाली, राजनीति या मीडिया? हम तो समझते हैं कि सरकार अगर चाहे तो शिक्षा भी बहुत अच्छी रह सकती है और मीडिया भी अच्छा रह सकता है, और समाज को तो खैर सहयोग करना ही चाहिए। तो इसलिए इन दोनों को साथ सरकार चाहेगी तो लेके चल सकती है। अगर सरकार विरोध की आवाज़ को ही मुखर करेगी तो ये सारा तंत्र जो है विरोध में खड़ा हो जाता है, तो ये इस देश के लिए नुकसानदेह है। अगर सरकार आपके इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है तो आपके अगले कदम क्या होंगे, अगर पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है जैसे हम देखते हैं मोस्टली? तो देखिए, हम लोग तो फिर होता है हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में भी अगर बेईमानियाँ होती हैं तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम पहले भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, फिर जाएंगे। पर ये है कि इंसाफ की लड़ाई तो हम लोग बरसों से लड़ रहे हैं, तो लड़ना ही होगा ना, इंसाफ की लड़ाई।
और वक्त बदलेगा, ये तो हम मान के चल रहे हैं, वक्त बदलेगा। मतलब जो कैफ़ी कहते थे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, साथ चलेंगी औरतें, वक्त बदलेगा, श्योर बदलेगा, इतना तो हमें यकीन है। अब आप लोग की मेहनत है, देखिए रंग तो लाना ही जी चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नहीं जी। थैंक यू वेरी मच। तो आप हमको अपना हमारा नंबर ले लीजिए।